हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे बीएससी जो 3 वर्ष का कोर्स है और बीएससी बीएड जो 4 वर्षीय कोर्स के अंतर्गत आता है कि प्रथम वर्ष के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक। जैसा कि आपको विदित होगा, सामान्य बीएससी जो 3 वर्ष का कोर्स है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल, या प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में एडमिशन डायरेक्ट ऑनलाइन माध्यम से अथवा कॉलेज के काउंटर से ले सकते एक निश्चित तिथि तक। जबकि बीएससी बीएड जो कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कहलाता है, इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको 12th पास होने के बाद पीटीईटी का एग्ज़ाम देना पड़ता है और उसमें आपका नंबर आने पर काउंसलिंग के माध्यम से आपको कॉलेज आवंटित होती है। यदि आपकी इच्छा बीएससी तो बीएससी बीएड में प्रवेश लेने की है तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपनी पढ़ाई को जारी रखें, प्रारंभ कर दें, पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि इन कोर्स में जो अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि टॉपिक को हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से विद्यार्थियों को पहुंचा रहे हैं, जिससे उसको समय पूर्व तैयारी करने का मौका मिल जाए, समय नष्ट नहीं हो इसका, और एडमिशन लेने के बाद में आसानी से वो अपनी तैयारी को कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बीएससी और बीएससी बीएड में बॉटनी के या वनस्पति विज्ञान के कुल 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइट से संबंधित है, पेपर का नाम ही ये है। दूसरा पेपर माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी है, या उसको प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। और तीसरा पेपर पैलियोबॉटनी, टाइडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड है। प्रत्येक पेपर के अंतर्गत कुल 5-5 यूनिट के अनुसार टॉपिक से, और उसी को सिलेबस कहते हैं। पढ़ना क्या है ये सिलेबस डिसाइड करता है, कैसे पढ़ना है ये टॉपिक वाइज हम उसको शुरुआत कर रहे हैं। हमने जो आज का टॉपिक सेलेक्ट किया है वो पेपर सेकेंड से है। बॉटनी के पेपर फर्स्ट एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइट से रिलेटेड कुछ टॉपिक के वीडियोज गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आप अभी इस चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल पर अपलोड किए गए उस वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। 2 से 4 टॉपिक एल्गी से रिलेटेड हैं, लाइकेन के 2 टॉपिक हैं और एंथोसिरोस जो कि ब्रायोफाइट से रिलेटेड है के वीडियो अपलोड किए गए हैं। हम आज सेकंड पेपर को सुव्यवस्थित तरीके से टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। पेपर का नाम है माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी, पूरा नाम है ये, जिसमें मैंने केवल एक लिखा है माइकोलॉजी। पढ़ना अपने इसी से प्रारंभ करते हैं। माइकोलॉजी या हिंदी में इसको नाम देते हैं कवक विज्ञान। तो थोड़ी सी सामान्य जानकारी के बारे में एक प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसका लंबा समय हो गया, इसलिए वापस उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या कहलाता है? माइकोलॉजी का मतलब होता है कवक विज्ञान। कवक क्या होती है, सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है, जिसको इंग्लिश में फंगी कहते हैं, होती क्या है। तो विद्यार्थियों, आपने कई बार अपने दैनिक जीवन में अवलोकन किया होगा कि 2 से 4 दिन की पुरानी पड़ी हुई रोटी पर सफ़ेद रंग की रुई समान संरचना विकसित हो जाती है, या अचार को खुला छोड़ने पर उसके ऊपर तेलीय परत कम होने पर काले रंग की छोटी छोटी दाने नुमा संरचना विकसित हो जाती है।
या फिर जहाँ पे गोबर पड़ी हुई है, निर्जन भूमि है, बरसात काल के अंदर वहाँ पे छोटी छोटी वाइट कलर की सतरिकाकार संस्थाएं विकसित हो जाती है। या फिर कभी कभी ये भी देखा होगा कि ठूंठ जो पड़ा हुआ है, लकड़ी का टुकड़ा, मोटा टुकड़ा ठूंठ, उस ठूंठ बरसात काल में ह्यूमिडिटी जब हो जाती है तो उसकी काले रंग की, लाल कलर की, विविध रंग की छोटी छोटी मखमली संरचनाएं विकसित हो जाती है। तो क्या आपने कभी इस बारे में विचार किया है कि ये चीज़ आखिर है क्या, जो कुछ समय के बाद में वापस अपने आप में विलुप्त हो जाती है? तो जाती कहाँ है, होती क्या है? तो विद्यार्थियों, विज्ञान विषय के विद्यार्थी होने के बाद में हमारा जिज्ञासु होना वाजिब है। देख सकते हैं क्या है। तो देखने के लिए हम कई बार उस चतरिका का संरचना, जिसको खुम्बी कहते हैं, तोड़ते भी है, कुछ भी नहीं लग रहा, वाइट वाइट की संरचना निकलती है, अथवा ये सूख जाती है तो तोड़ने पर ब्राउन कलर या काले रंग की धुएं समान संरचना निकलती है। रोटी के ऊपर लगी हुई रुई समान संरचना को हाथ लगाते तो तंतुनुमा संरचना दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार का अध्ययन करने की जिज्ञासा होना हमारा स्वाभाविक है, वाजिब है, होना भी चाहिए। तो इन्हीं संरचनाओं को कवक नाम देते हैं। क्या कहेंगे? कवक कहेंगे, या इसको फंगी के नाम से जानते हैं। कवक एक प्रकार के पादप हैं। ये पादप थैला पादप कहलाते हैं। इन पादपों में क्लोरोफिल नहीं पाए जाने का कारण हरा रंग नहीं होता, अर्थात ये अपना खाद्य पदार्थ का निर्माण या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खाद्य पदार्थ का निर्माण नहीं करता। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो अपना पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये दूसरे मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है। मृत कार्बनिक पदार्थों से अथवा दूसरों से पोषण प्राप्त करने वाले जीवों को क्या नाम देते हैं? आपने बिल्कुल राइट विचार किया होगा, परपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परपोषी। तो ये एक तरह से परपोषी पादप है। परपोषी पादपों का कई एग्जाम्पल आता है, छोटी क्लास में पढ़ते हैं। कवक आता है, अमरबेल का आता था, तो अमरबेल परजीवी है, ये क्या कहलाए? परपोषी कवक कहलाए। परपोषी पादपों के रूप में इसको पढ़ा जाता है। तो जिन संरचनाओं को हम देख रहे थे उनका हम विस्तार से वर्णन करना प्रारंभ करते हैं, विस्तार से पढ़ना प्रारंभ करते हैं, उसको समझना प्रारंभ करता है। तो कई प्रकार के कवक इस पृथ्वी पर मौजूद है। उन सब के सामान्य लक्षण क्या होंगे जो सामान्यतः सबके अंदर पाए जाते हैं? तो उसी से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक है, जनरल कैरेक्टर ऑफ फंगी, कवकों के सामान्य लक्षण। अब इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे कि वो पादप कहाँ पाए जाते हैं, उस पादपों की पादपकाय या प्लांट बॉडी कैसी होती है, क्या क्या संरचना उसके अंदर पाई जाती है, वो कौन सी विधियों के द्वारा जनन करते हैं, अपना जीवन चक्र कैसे पूर्ण करते हैं, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, पृथ्वी पर ये पाई जाती है तो आखिर इसका कोई न कोई कहीं रोल होगा, कहीं आर्थिक महत्व होगा, इससे हानियाँ भी होती होगी, इससे लाभ भी होता होगा। तो इसके आर्थिक महत्व के अंतर्गत उसी संरचना को हम पढ़ेंगे। और फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि आखिर रोटी पे लगने वाली कवक की संरचना होती कैसे है, जो रुई समान संरचना दिखती है वो माइक्रोस्कोप में कैसे दिखती है, इत्यादि के बारे में जानकारी करना प्रारंभ कर लेते हैं। तो सबसे पहले जनरल कैरेक्टर में देखते हैं कि इसका वितरण होता क्या है। स्थल पे पाई जाती है, जल में पाई जाती है, वायुमंडल में पाई जाती है, दीवार पर पाई जाती है, जहाँ नम वातावरण वहाँ पाई जाती है, पाई कहाँ जाती है? तो इसका एक कॉमन आंसर होता है, ये सर्वव्यापी होती है, भूमि की किसी भी सतह पाई जाती है। जहाँ पे नमी इनको मिलती रहती है, कवक वहाँ पे विद्यमान होगा। रोटी पड़ी है, एक दूसरे के ऊपर ढेर लगाया हुआ है, आर्द्रता मिली हुई है, तो कवक विकसित होगी। हम इसको खुला छोड़ते हैं, हवा में रख दें, धूप लगने दें, शुष्कता आने के कारण उसके अंदर आर्द्रता समाप्त हो जाती है, तो वहाँ से कवक नष्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी ये स्थल पे पाई जाती है, पड़े हुए ठूंठ पे पाई जाती है, मृत कार्बनिक पदार्थों में पाई जाती है, लवणीय जल में पाई जाती है और अलवणीय जल में भी ये पाई जाती है। विश्व के सभी क्षेत्र में, चाहे वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र के अंदर कवक विद्यमान होती है, इसलिए इसको नाम देते हैं यूनिवर्सल या सर्वव्यापी। अब जो रुई समान संरचना में दिखती है या खुम्बी दिखती है, तो उसकी पादप काय है, वो क्या कहलाती है? प्लांट बॉडी।
वो प्लांट बॉडी कैसे होगी? जैसे नीम की प्लांट बॉडी की बात करें तो क्या होगा? जड़ होगी, तना होगा, पर्ण होगी, फल आते हैं, फूल आते हैं, आते कि नहीं आते? तो इसकी पादप काय कैसी होगी? तो इसकी पादप काय कैसी होगी? थैलाब होती है। थैलाब का मतलब क्या होगा? थैलस युक्त संरचना। और थैलस किसको कहा जाता है? थैलस युक्त किसको कहेंगे? थैलस ऐसे पादप या प्लांट बॉडी जिनको हम जड़, तना और पर्ण के अंतर्गत विभक्त नहीं कर सकते। किस में नहीं करेंगे? जड़ में नहीं कर सकते, तना में नहीं कर सकते और पर्ण में नहीं कर सकते। ऐसे प्लांट बॉडी को थैलस कहते हैं और जिनमें थैलस युक्त संरचना पाई जाती है उन पादपों को नाम देते हैं थैलाब अथवा थैलॉइड। ये जो पादप काय है वो छोटे छोटे तंतुओं से निर्मित होता है। ये तंतु इस प्रकार का, इस एक सिंगल तंतु को कवक तंतु या हाइपी कहते हैं। क्या नाम देंगे? कवक तंतु या हाइपी। अब जब बहुत सारे कवक तंतु एक दूसरे के अंदर उलझ जाते हैं, इस प्रकार की संरचना बना देते, क्या बना? जाल का निर्माण हुआ। अब कवक तंतु से निर्मित इस जाल को कवक जाल या माइसीलियम नाम देंगे। तो प्लांट बॉडी मूल रूप से क्या है? थैलाब संरचना है जो कि कवक तंतुओं से निर्मित थी और कवक तंतु मिलकर के किसका निर्माण कर दिया? माइसीलियम। अब माइसीलियम कोशिका के बाहर भी हो सकते हैं और कोशिका के अंदर भी हो सकते हैं। कोशिका के मध्य पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय अवकाश में भी उपस्थित हो सकते हैं। इसके आधार पर ये अंतःकोशिकीय या अंतरकोशिकीय हो सकते हैं। बात करते हैं हम केवल एक कवक तंतु की, कि एक कवक तंतु की सामान्य संरचना कैसे होती है। तो ये कवक तंतु तंतु रूप में है तो इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। अब कवक तंतु की दो स्थिति होती है, पटहीन और पटयुक्त। पटयुक्त का मतलब क्या? सेप्टा क्या होता है कि इस तंतु के मध्य इस प्रकार की अवरोधिक संरचना पाई जाती है जिसको नाम देते हैं पत्र अथवा क्या नाम देंगे? सेप्टा देंगे। जब सेप्टा निर्मित हो जाती है तो छोटे छोटे खंड बन जाता है जो एक कोशिका को निरूपित करता है और इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? केंद्रक। केंद्रक एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। दो केंद्रक होते हैं तो द्विकेंद्रिक की अवस्था कहलाती है, एक होती है तो एकल केंद्रक होती है। अब केंद्रक दो है तो दो होने पर मान लेते हैं कि एक खंड केंद्रक छोटा और एक बड़ा है। इसका मतलब दोनों अलग अलग में आकार में अलग है, व्यवहार में अलग है, कार्य में अलग है, तो उसको विषम केंद्र के नाम देंगे। जब केंद्रक दोनों ही समान प्रकार है तो उसको नाम देते हैं सम केंद्रकी। अब यदि वो कवक तंतु में पट नहीं पाए जाए, मान लेते हैं कि कवक तंतु है वो पट युक्त नहीं है, तो एक ही पूरा का पूरा तंतु एक कोशिका को निरूपित करेगा और सभी केंद्र इसके अंदर उपस्थित है। ऐसी अवस्था को सकोशिकीय अवस्था या कवक तंतु को पटहीन तंतु कहते हैं। हम इसको बहुकेंद्रिकी भी कह सकते हैं। ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई होगी? तो ऐसा माना जाता है कि एक कोशिका थी, इसमें एक केंद्रक होगा तो समसूत्री विभाजन के द्वारा दो केंद्रकों का निर्माण करता है। उसके पश्चात इसके मध्य पट का निर्माण होने से दो कोशिका बन जाती है। लेकिन केंद्र के विभाजन के बाद में जीवद्रीय विभाजन हुआ ही नहीं और केंद्रक वापस विभाजित हो गए तो दो से कितने बन गए? 4। बहुकेंद्र की अवस्था हुई। फिर आगे जाकर के इसके अंदर और विभाजन हुआ तो कौन सा विभाजन हुआ? केंद्र के विभाजन हुआ तो 4 से कितने केंद्रक बन गए होंगे? 8 केंद्रक और कोशिका का आकार बढ़ गया, वो तंतु रूप संरचना बदल गई। लेकिन केंद्रक विभाजन होने के बावजूद भी जीवद्रीय विभाजन नहीं होता, फलस्वरूप कोशिका अथवा संरचना या तंतु बहुकोशिकीय हो जाता है। ऐसी संरचना को सकोशिकीय अवस्था नाम देते हैं, सिनोसाइटिक कहेंगे इसको। तो जनरल कैरेक्टर में हमने क्या पढ़ा, इसका वितरण कैसा है और पादप का है। मैं कवक तंतु पढ़ रहे हैं अपन। कवक तंतु का एक और कैरेक्टर पाया जाएगा कि जैसे इस प्रकार का कवक तंतु बना दिया जाए या फिर इस प्रकार का कवक तंतु बना जाए, दोनों कवक तंतु में अंतर क्या है?
कि ये है तो सकोशिक है, लेकिन है क्या, मान लेते मैं दोनों के अंदर पट बना देता हूँ, तो क्या हुआ, पट्टी हुआ। तो पट युक्त कवक तंतु के अतिरिक्त इसमें और कौन से लक्षण हुए, तो और लक्षण है कि ये अशाखित है, जबकि ये कैसा हुआ, शाखित। तो कवक तंतु शाखित, शाखाओं में विभक्त होगा, और दूसरा क्या हुआ, अशाखित। कितने भागों में विभक्त हो गया, 2 भागों में। ब्रांच्ड है और अनब्रांच्ड। ब्रांच्ड या शाखित होने की अवस्था में प्रत्येक भाग वो 2 भागों में विभक्त हो, आगे गया फिर वो कितने भागों में विभक्त हुआ, 2 भागों में। ये भी कितने हुआ, 2 भागों में। तब इसको हम डाइकोटोमस कहेंगे। यदि वो अनियमित रूप से विभाजित होता है तो केवल क्या नाम दिया जाएगा, शाखित कवक तंतु। जब एक कवक तंतु में पट पाया जाए तो एक खंड में पाया जाने वाला जीव द्रव्य दूसरे खंड से किस प्रकार से संबंधित रहेगा, वो अपने कोशिका द्रव्यों का किस प्रकार से आदान प्रदान करेगा, जिससे वो होमोजीनियस स्टेज में बना रहे। तो इनमें दोनों में अंतर संबंध या इंटर रिलेशन स्थापित करने के लिए इन पट के मध्य में एक पोर पाया जाता है, जिसको हम छिद्र कहते हैं या पोर कहेंगे। ये पट होते हैं वो हमेशा छिद्र युक्त होते हैं या पोर युक्त, पोरस टाइप होते हैं। अब पोर यहाँ पे 2 प्रकार के हैं, एक पोर इस प्रकार की संरचना युक्त है, दूसरा इस प्रकार का। पोर में क्या है, ये पट है, इसके मध्य ये पोर स्ट्रक्चर पाई गई है। ये पोर सामान्य प्रकार का है, कोई विशेष प्रकार की संरचना के द्वारा आवरणित नहीं है, अर्थात इस प्रकार के छिद्र है वो कौन सा कहलाता है, सरल छिद्र। और यदि सरल छिद्रों के चारों तरफ एक आवरण पाया जाए, आसद बने, शीत का निर्माण होता है और उस शीत को पेरेंथोसोम कहते हैं। उस स्थिति में उस छिद्र को डोली पोर अथवा ढोल छिद्र के नाम से उसको जानते हैं। क्या हुआ, छिद्र या पोर सरल प्रकार का था, लेकिन चारों तरफ क्या पाया गया, एक आवरण पाया गया। इस आवरण को क्या नाम देंगे, पेरेंथोमस। कई बार ये प्रश्न एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, छोटे क्वेश्चन के रूप, पेरेंथोमस क्या होता है, टिप्पणी कीजिए। तो कवक तंतु में, पट्टीय कवक तंतु में छिद्र के चारों तरफ एक आसदनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको पेरेंथोमस कहते हैं। और पेरेंथोसोम की उपस्थिति में वो छिद्र ढोल छिद्र या डोलीपोर कहलाता है। इस पेरेंथोसोम के कारण ये ढोल छिद्र कपाटनुमा संरचना के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, कपाटनुमा, वॉल्व स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। वॉल्व का प्रयोग होती आप समझ गए होंगे कि आखिर ये होगा कैसे। वॉल्व का मतलब जैसे नल के ऊपर वॉल्व लगा होता है, पानी की पाइपलाइन, उसके बीच में वॉल्व लगा होता है, जिसको हम खोलने से पानी प्रवाहित होने प्रारंभ होता है, जबकि बंद करने से वो प्रवाह है बाधित हो जाता है। तो क्या किया उसने, रेगुलेट किया, किसके, वाटर के फ्लो को किया है। तो ये कपाटनुमा संरचना होने के कारण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवाहित होने वाले जीवद्रव्यों और अन्य घटकों को नियंत्रित करने का कार्य करता है, या नियंत्रित अवस्था में इसमें विनिमय होता है। जबकि सिंपल पोर में आवागमन के लिए कोई नियंत्रक संरचनाएं नहीं पाई जाती, जिसके कारण सभी आवश्यक घटक मुक्त रूप से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवाहित होते रहते हैं। आज के इस टॉपिक में हमने जनरल कैरेक्टर ऑफ फंगी को प्रारंभ किया है, जिसमें इसका वितरण, इसके थैला स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियोज़ के अंदर या लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फंगी की सेल स्ट्रक्चर क्या होती है, उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होती है। आपने 11th और 12th के अंदर कोशिकीय संरचना पढ़ी होगी, जिसमें आपको ज्ञात होगा कि यूकेरियोटिक प्रकार की और प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिकांग पाए जाते हैं। तो ये परपोषी कोशिका है, तो इसकी संरचना कैसे होगी इत्यादि के बारे में हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। नमस्कार, थैंक यू।